अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। वालेकुम जी। अस्सलाम ओके, वालेकुम वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा मेरा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अपडेट हो रहा है, तो मुझे 5 मिनट्स लगेंगे। 5 मिनट्स तक हम जो है कंटिन्यू करते हैं। वो जो मेरी एप्लीकेशन है जिस पे मैं स्लाइड्स चलाता हूँ वो अपडेट हो रही है। तकरीबन 5 मिनट्स में वो ओके अपडेट हो जाएगी, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप लोग ये ओके सर। वगैरह कर लें, ठीक है? सर अगर 5। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो। हाँ जी, तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन क्लास के दौरान अपना माइक ऑन करके। नहीं, ओके पिछला सर। जो प्रीवियस लेक्चर हाँ हुआ है जा हमारा उससे रिलेटेड। हाँ, वो पूछें आप, क्या मसला है? सर यहाँ ना एक एक मिनट। सर हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे नहीं पता चला। अच्छा, हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर, बिल्कुल मैं अभी उसके बारे में आपको बताता हूँ। मैंने नोट डाउन कर लिए, ठीक है? अभी हम डिस्कस कर लेते हैं उसको, ठीक है? हेल्प जी डेस्क सॉफ्टवेयर बेसिकली ये होता है कि आप कहीं भी, जिस तरह आप किसी भी हेल्पलाइन पे कॉल करती हैं, या फॉर एग्जांपल आप मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कॉल करती हैं मैकडोनल्ड पे। तो सबसे पहले क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है जो बीप चलती है, जिसके बाद वो कहता है कि अगर आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो 1 प्रेस करें, अगर आपने हेल्पलाइन पे बात करनी है तो 2 प्रेस करें, अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो 3 प्रेस करें। ऐसा ही होता है ना? तो उस सूरत में जी वो जो ये जो सारा इस ये जो सॉफ्टवेयर या ये जो एप्लीकेशन या ये जो अम, अ, शख्स आपको ये हेल्प दे रहा है उसको हेल्प डेस्क कहते हैं। इसी तरह इसको फर्स्ट विंडो भी कहते हैं। फर्स्ट विंडो के आप कहीं भी गए, किसी भी अदारे में गए, तो सबसे पहले जो आपने इंफॉर्मेशन लेनी है या उस अदारे के बारे में हेल्प लेनी है, तो वो आपको जो प्रोवाइड करेगी, जो विंडो प्रोवाइड करेगी या जो डेस्क प्रोवाइड करेगा, उसको फर्स्ट डेस्क या हेल्प डेस्क या फर्स्ट विंडो कहते हैं। ठीक होगी बात ये। अब नेटवर्क जी। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि आपने अभी क्या बोला था, फर्स्ट हेल्प डेस्क, नहीं, हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर। हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर ये है कि जब आप किसी सर्वर को ज्वाइन करने लगे हैं या किसी नेटवर्क के अंदर एंट्री जा रहे हैं, तो उसके अंदर एंटर होने के लिए आपको कौन कौन से क्रेडेंशियल्स चाहिए, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन सारी आपको प्रोवाइड करेगा, वो सॉफ्टवेयर जो है आपका हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर कहलाएगा। या उसकी जगह कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी हो सकता है जो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे। तो इसके बारे में मैं अभी आपको एग्जांपल जो है ओवर द इंटरनेट अभी दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। ये मेरा सिस्टम अपडेट हो जाता है तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? जी हाँ सर जी जी सर जी जी। सर इधर था कि अगर आपका सिंपल रिक्वेस्ट में कोई इंटरप्शन है, सर ये इंटरप्शन किस किस्म की हो सकती है, ये इंटरप्शन, वाली समझ। हाँ इंटरप्शन जो है, रिक्वेस्ट इंटरप्ट करना, मतलब कि काम रोक के, सारे काम रोक के आपको नए काम की तरफ कॉल करना। इंटरप्शन के बारे में भी मैं आपको जो है ये ऐसे समझा सकता हूँ कि जिस तरह आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि कीबोर्ड से कोई की प्रेस हुई है? तो आपका जो हार्डवेयर है ना, कीबोर्ड, वो एक जी इंटरप्ट जनरेट करता है आपके सिस्टम के अंदर कि सारे काम रोको, पहले मेरी बात सुनो, कि ये देखो यहाँ से क्योंकि कोई इनपुट इंसर्ट हो रही है। तो इसको सिस्टम कॉल भी कहते हैं। इंटरप्ट होता है कि सारे काम का, आप जैसे कोई काम आप कर रही हो, तो उसके अंदर मैं आपका काम रोक दूं कि अभी ठहर जाओ, ये काम ना करो, पहले आप क्लास ज्वाइन कर दो। ये क्लास ज्वाइन करने लिए मैंने इंटरप्ट जनरेट किया। अभी मैंने जो आपको एक लिंक सेंड किया क्लास का, उसको मैंने क्या बोला है कि ये इंटरप्ट है,
ये इंटरप्ट आई है ना आपको कि ये इनविटेशन आ गया क्लास ज्वाइन करो, आप कोई भी काम कर रहे थे तो आपने सब काम छोड़ के क्लास ज्वाइन की है, तो ये एक इंटरप्शन है फॉर द क्लास। ठीक है, इंटरप्ट का मतलब ये होता जी है। सर, अगर हम नेटवर्क पा रहे हैं तो इससे रिलेटेड सारा डेटा जो हम एक्सेस कर सकते हैं वो सारा आएगा, हाँ जी, किसी चीज को वो कैसे सब करना आएगा। है तो। और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स के थ्रू आप डाटा को रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और प्लस ये इन्फॉर्मेशन होगी कि जैसा फाइल आपने सेंड करनी है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू जो है वो ट्रांसफर होती है, वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू होती है, या वो अगर आप वेब की बात करें तो वो HTTP प्रोटोकॉल आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। जी उसके बाद TCP IP मॉडल्स हैं आपके, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद DHCP जो आपका डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सारे डिस्कशन से पहले जो एक फिनोमेना है कि सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में, तो बुक के वाइज मैंने आपको बताया था कि बुक में जो चैप्टर्स हैं उसी हायरार्की से हम चलेंगे जिस हायरार्की से आपकी कोर्स आउटलाइन HEC ने डिफाइन की हुई है, क्योंकि हमने एक जो है पेपर के लिए प्रिपरेशन करनी है। अगर मेरे यहाँ पे बात होती तो मैं आपको डिफरेंट तरीके से पढ़ाता, लेकिन अभी आपकी जो रिक्वायरमेंट ये है कि आपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स देने हैं, तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो कोर्स आउटलाइन फॉलो करनी पड़ेगी जो यूनिवर्सिटीज ने प्रोवाइड की हुई है और जो HEC ने प्रोवाइड की हुई है, और जो बुक है सर, उसी की। जी जी। हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना वो एफिलिएटेड है, तो हम्म। मोस्टली टाइम पेपर वहां से नहीं आता जो हमें पढ़ाया गया हो। हाँ, पेपर आपका जो पढ़ाया गया हो, जो आपका कोर्स आउटलाइन है उसमें से आना है। मैंने जो कोर्स आउटलाइन आपको शेयर की है उसके अंदर अब देखें, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि वो आप क्यों ऐसे जो है वो हो जाते हैं, डी ट्रैक हो जाते हैं। उसकी भी हमें अभी थोड़ी देर में बस 5 मिनट मुझे दें ताकि मैं इसको अपडेट कर लूँ सिस्टम को। अभी मैं आपके क्वेश्चंस क्यों क्योंकि क्वेरी करने लग पड़ा तो वो काम बीच में ही रह गया। मुझे 5 मिनट्स दें ताकि मैं जो है ना वो सारे सिस्टम का सेटिंग कर लूँ, फिर आपके वो बुक भी ऑन करनी है, मैंने बुक चला के फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है? जी सर। सिर्फ 5 मिनट्स दें मुझे, आप 5 मिनट्स वेट करें, ठीक है डिस्कनेक्ट नहीं करना। ये नहीं नहीं ऑनलाइन ही सर। रहना, मैं अभी 5 मिनट्स में आपसे दोबारा रब्ता करता ओके ओके हूँ। सर। ओके ओके। हेलो मेहरू। हेलो। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। लेक्चर हो रहा है, बंद करो इसे। हो रिकॉर्ड। चलो चलो बंद।
जी स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही है। जी जी सर ऑनलाइन ही है। Yes, sir, we are online. चलो ठीक, ओके। Yes, sir. There. अच्छा स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी जो बुक है आपकी, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, तो आप लोगों ने गूगल क्लास ज्वाइन कर ली हुई है ना? जी सर Yes, सब ने। sir. हाँ हाँ, गूगल सबने कर क्लास। लिया। हाँ, गूगल क्लास पे ना आप ऐसा किया करें कि जब लेक्चर खत्म हो जाए तो आप ना अपना नाम और रोल नंबर जो है ना, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ उसके ऊपर नेम और रोल नंबर जो है आपने एज ए कमेंट करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको, जिस तरह गूगल क्लास में आपने जाना है तो आप अपने मोबाइल पे भी गूगल क्लास एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप गूगल पे जाके जिस तरह गूगल क्लास को लिखते हैं, गूगल क्लासरूम, तो गूगल क्लासरूम की एप्लीकेशन मोबाइल्स के लिए इस लोगो के साथ अवेलेबल है। तो उसको आप इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल फ़ोन्स में भी, और मोबाइल फ़ोन से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और जिस समय मैं यहाँ से गूगल क्लास पे अपने जाता हूँ, गो टू क्लास, तो ये आपके सामने मेरी आपकी गूगल क्लास जो है वो, ये आपके सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी आपकी गूगल क्लास हैं वो आपको नजर आ रही। तो आपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, अब ये जिस तरह ये आपने कमेंट किए हुए हैं, ये कमेंट जो है ना, आपने कोई भी लेक्चर आता है वो आपने इसके लेक्चर के कमेंट में जाके अपना नेम और रोल नंबर यहाँ लिखना है, ठीक है, अटेंडेंस के लिए। Okay, हाँ, sir. अटेंडेंस के लिए ये ठीक आप लोग जो है ये है अपना सर। नेम और रोल नंबर इसके अंदर लिखेंगे। तो ये सर आपकी, आप कितने बजे तक अपलोड कर देते हैं लेक्चर? मैं लेक्चर के फौरन बाद मैं इसको अपलोड कर देता हूँ वीडियोस को। तो अच्छा। फिर इससे मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दिया करूंगा, नेम रोल नंबर, ठीक है, कंप्लीट, जो आपके जी सर। रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन अच्छा नंबर सर, दे। जी जी, एक बात पूछनी थी, ये जो रोल नंबर है ये हम लोग जो लास्ट लेक्चर है उस पे भी अपलोड करें कि अब रहने दें? बिल्कुल उस पर भी कर दीजिएगा, उस पर भी कमेंट कर देना, ठीक है। ओके ओके, ओके। ओके सर। हाँ जी। अब हम बात आ जाती है हमारे कोर्स की। आपका एक क्यूरी ये थी कि जो हम लोग पढ़ते हैं वो पेपर में नहीं आता, ऐसे ही था। तो अब आप लोग वो पढ़ते हैं जो टीचर सिर्फ आपको पढ़ा देते हैं, आप खुद से आगे फर्दर कुछ नहीं पढ़ते। तो मैंने लास्ट टाइम जो आपको चैप्टर नंबर 2 हमने किया था, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 क्या था, क्लाइम आउट ऑफ द हॉल, ये तो था। तो ये हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स थे कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स हमने कौन से करने हैं। तो इसमें आपने ये जो जितने भी टॉपिक्स है ना, ट्रबल टिकर सिस्टम, मैनेज क्विक रिस्पॉन्स राइट, अडॉप्ट 3 टाइम सेविंग पॉलिसीज, ये सारा कुछ आपने स्टडी करना है, ये पूरा चैप्टर आपने स्टडी करना है। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है जिस तरह के सर्वर इन्वायरमेंट, और आपकी जो कोर्स आउटलाइन है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको मिल गई आपकी कोर्स आउटलाइन?
नहीं सर, आपने चले नहीं शेयर की। चले मैं आज जो है ना आपकी कोर्स आउटलाइन भी शेयर कर दूंगा। वैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोर्स आउटलाइन में आप हमने हमने जो अभी तक पढ़ा है, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कंपोनेंट्स पढ़े। आज हमारा टॉपिक है सर्वर इन्वायरमेंट, ठीक है जी। तो सर्वर इन्वायरमेंट में हमारे पास आता है ये चैप्टर नंबर 4। अब ये चैप्टर नंबर 4 जो है ये कंप्लीट है। इसके अंदर ये नहीं है कि जो कुछ टॉपिक टीचर ने बोले सिर्फ वही आपने, क्योंकि आपके जो लेक्चर है वो 45 या 1 घंटे में जो पढ़ा सकते हैं वही पढ़ाएंगे, लेकिन हम उससे गो थ्रू होते हैं सिर्फ चीज़ों से। वो आपने इसकी डिटेल स्टडी जो है उससे करनी है, और जो आपको समझ ना आए नेक्स्ट लेक्चर में आप वो पूछ सकते हैं। इसके इसी तरह आपके जो कंपोनेंट है ये वर्क स्टेशन जो हैं, अब जब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में दो कैटेगरीज होती हैं आपके पास, एक वर्क स्टेशन और एक सर्वर्स। वर्क स्टेशन वो होते हैं जो एज ए क्लाइंट काम कर रहे होते हैं, ये जहाँ जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं वो अगर आपके पास नेटवर्क्स पे कनेक्ट हैं तो वो तमाम के तमाम वर्क स्टेशंस तो हैं ही हैं। वर्क स्टेशन में क्या होता है कि सबसे पहले आपको लोडिंग करनी पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सिलेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इस तरह है कि जब आप विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका पूरे का पूरा एनवायरनमेंट विंडोज बेस्ड होगा। इसी तरह अगर आप लिनक्स बेस्ड यूज कर रहे हैं तो तुम्हारा सारा एनवायरनमेंट तमाम नेटवर्क्स पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपके लिनक्स होंगे, लिनक्स इंस्टॉल हुएगा। तो जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सारी हायरार्की है उसको समझने के लिए या उसको देखने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होने चाहिए आपके सर्वर से। तो सर्वर की आज बेसिक्स हम देखेंगे। व्हाट आर द बेसिक्स आर इन्वॉल्व इन सर्वर। ऐसे असल में ये सर्वर जो है ये सर्विसेज है जो सर्वर के पास होती हैं। सर्वर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अब ये हम चैप्टर में हमने क्लिक किया और चैप्टर नंबर 4 पे वो हमें ले आया है। ये बुक की आपके आपके सामने मैंने अभी क्लिक किया है तो वो चैप्टर नंबर 4 के ऊपर हमें ले आया है, और इसको मैं व्यू कर लेता हूँ, व्यू, ताकि आपको थोड़ा सा इसका, ठीक है, पहली एक्सरसाइज है, ठीक। अच्छा, अब ये बात है कि सर्वर्स के पास ये सर्वर की डेफिनेशन लिखी हुई है कि सर्वर के पास जो है, a server may have hundred or thousand and millions of clients relying on it. Every effort to increase performance and reliability is amortized over many clients. अब एक सर्वर के पास हजारों, लाखों और करोड़ों क्लाइंट्स हो सकते हैं, एक ही सर्वर के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। सर्वर का काम क्या है कि उनको तमाम क्लाइंट्स को इक्वली सर्विसेज प्रोवाइड करना और उनके साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, उनकी रिक्वेस्ट को टाइमली जो है वो सुनना। वो अब वो ये सारे काम कौन सेट करता है सर्वर के ऊपर? सर्वर एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है। तो वो जो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि एक टिकटिंग सिस्टम था, वो टिकटिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। पॉलिसीज जो है, पॉलिसीज को भी ठीक से का यूज करना कि पॉलिसीज जो हैं वो आपकी ठीक से चलें। और उसके पॉलिसीज क्या हैं? सेट ऑफ रूल्स जो आपका अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वर्स आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट लॉन्गर देन वर्क स्टेशन। सर्वर जो है उसकी जो रिलायबिलिटी है वो वर्क स्टेशन से ज्यादा होती है। तो विच इसका मतलब ये है कि सर्वर के पास जो हार्डवेयर होगा वो वर्क स्टेशन से अच्छा हार्डवेयर होगा। सर्वर के पास जो मेजर चीज है, सर्वर की मेमोरी बहुत बड़ी होनी चाहिए। सर्वर के पास मेमोरी ज्यादा होनी चाहिए। सर्वर के पास प्रोसेसिंग स्पीड बहुत सुपर सुपर प्रोसेसिंग स्पीड होनी चाहिए, विच आल्सो जस्टिफाई द एडिशनल कॉस्ट। अब ये आपको जस्टिफाई करता है कि एक तो कि इसकी कॉस्ट जो है वो आपको एडिशनल बियर करनी पड़ेगी सर्वर के लिए। परचेज अ सर्वर विद स्पेयर कैपेसिटी बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट इन एक्सटेंडिंग इट्स लाइफ स्पैन। सर्वर की जिंदगी बढ़ाने के लिए, सर्वर का लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने के लिए आपके पास जो स्पेयर्स हैं, उसके स्पेयर मतलब कि जो आपने सर्वर इंस्टॉल किया है तो उसके स्पेयर पार्ट्स जो हैं, जो उसके अंदर हार्ड ड्राइव्स हैं, जो उसके अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है, जो उसके अंदर कनेक्टिविटी के लिए मॉड्यूल्स लगे हैं इथरनेट के, वो आपके पास स्पेस में पड़े होने चाहिए ताकि आप क्योंकि सर्वर की सर्विसेज जो है कभी भी आप डाउन नहीं कर सकते। तो कोई भी उसके अंदर का मसला आता है तो फौरन आपको उसका हार्डवेयर चेंज करना पड़ सकता है। तो उसके स्पेयर, तो ये स्पेयर्स रखने का मतलब ये है कि आपके पास उसकी जो
क्या कहना चाहिए, कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। हार्डवेयर सोल्ड फॉर यूज एज अ सर्वर इज, ये नीचे लिखा हुआ है बेसिक्स में, द हार्डवेयर सोल्ड फॉर यूज एज अ सर्वर इज क्वालिटिवली डिफरेंट फ्रॉम हार्डवेयर सोल्ड फॉर द इंडिविजुअल वर्कस्टेशंस। जो सर्वर का हार्डवेयर होता है वो आपके वर्क स्टेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। अब ये जो हमारे पास घरों में लैपटॉप हैं या कंप्यूटर्स हैं, और जब हम इससे इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो ये हमारे वर्क स्टेशन हैं, ये हमारे सर्वर्स नहीं है। तो वर्क स्टेशन जो है कंपैरेटिवली सर्वर से बहुत सस्ते और चीपेस्ट होते हैं। और जब जबकि जो हार्डवेयर सर्वर के लिए सेल किया जाता है वो सर्वर के लिए हार्डवेयर काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो सर्वर हार्डवेयर हैज़ डिफरेंट फीचर्स। अब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कस्पेस एंड वर्कस्टेशंस एंड सर्वर्स, तो आप इसके ये जो बेसिक्स है ये आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि सर्वर के पास, सर्वर का जो हार्डवेयर होता है, सर्वर के हमें स्पेस कलेक्ट करके रखने पड़ते हैं, उसकी कैपेसिटी बड़ी होती है वर्क स्टेशन से। सर्वर को जो है वो उसके हार्डवेयर जो है वो उसके एक्स्ट्रा फीचर्स उसके अंदर होते हैं। वो एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है सर? ये डिफरेंट इकोनॉमिकल मॉडल होते हैं। स्पेशल प्रोसीजर्स, ये लिखा हुआ है स्पेशल प्रोसीजर्स आर यूज टू इंस्टॉल एंड सपोर्ट सर्वर्स। सर्वर्स के अंदर स्पेशल फीचर्स को इंस्टॉल किया जाता है, स्पेशल एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाता है जो सर्वर इन्वायरमेंट को सपोर्ट करती हैं। दे टिपिकली हैव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्क बैकअप सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका डिफरेंट होता है, बेटर रिमोट एक्सेस होती है, सर्वर रिसाइड इज इन द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ऑफ डाटा सेंटर, और ये डाटा सेंटर के अंदर यूज किया जाता है। अब ये देखें ये फीचर्स सारे लिखे हुए हैं एक सर्वर के, कि सर्वर की जो आपकी मेंटेनेंस है, सर्वर की मेंटेनेंस क्या है कि उसके हार्डवेयर की हमेशा से हमें टेस्टिंग करते रहना पड़ता है कि सर्वर का हार्डवेयर जो है कोई फेल तो नहीं होने वाला, या सर्वर का हार्डवेयर कोई माल फंक्शनिंग तो नहीं कर रहा। माल फंक्शनिंग के मतलब कोई जो है अपने काम परफॉर्मेंस जो है उसकी वो कम तो नहीं हो रही, वो काम करने में कहीं हैंग तो नहीं हो रहा। तो ये हमें उसकी जो मेंटेनेंस करने के लिए मोस्टली कंपनियां जो बड़े बड़े सर्वर होते हैं जिस तरह पीटीसीएल है, और जिस तरह वारिद है, जिस तरह टेलीनॉर है, इन सब के सर्वर्स है ना बैकएंड पे, जहां आपके सिम्स का डाटा है, जहां आपके इस तरह व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, व्हाट्सएप का भी सर्वर होगा। और जिस तरह आप हम जूम यूज कर रहे हैं तो जूम के बैकएंड पे जूम का सर्वर रन हो रहा होगा, सर्वर एप्लीकेशन रन हो रही है जिसके ऊपर ये पूरी एप्लीकेशन जूम की रन हो रही है। देखिए दुनिया में करोड़ों लोग जो हैं वो इस वक्त मीटिंग कर रहे होंगे जूम के ऊपर। तो इस सारे को किसको एक्सेस देनी है, किसको एक्सेस नहीं देनी, और कैसे यूजर्स को मीटिंग्स के अंदर एंट्रेंस देनी है, ये सारी पॉलिसीज लिखना, ये पॉलिसीज के अंदर डिफरेंस लाना, अपडेट लेके आना अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जो क्लाइंट की नीड है उसके अंदर डेवलपमेंट करके उसकी एप्लीकेशन को इम्प्रूव करके उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये सारे काम जो है इसके लिए मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस में ये भी आ जाता है कि कोई आपने सिस्टम में अपडेट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चाहता हूँ कि अब ये देखें अगर मैं आपको स्क्रीन नजर आती है, ये इसके जूम के अंदर सिक्योरिटी का फीचर भी है। नजर आ रहा है आपको सिक्योरिटी का फीचर ये ऊपर? ये देखें सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में आऊंगा लॉक मीटिंग करनी है, इनेबल वेटिंग रूम करना है, हाइड प्रोफाइल पिक्चर्स करनी है कि सबकी पिक्चर्स जो है वो प्रोफाइल की हाइड हो जाए, चैट को इनेबल करना है कि नहीं करना, रीनेम देमसेल्फ अपने जो आपके यूजर्स हैं वो आप रीनेम हो सके ना, अनम्यूट देमसेल्फ वो खुद को अनम्यूट कर सकें या ना कर सकें, वीडियो स्टार्ट कर सकें या ना कर सकें। अब मैं इसमें ये भी ऑप्शन डाल सकता हूँ कि मैं इसको क्लिक कर दूं तो ये वीडियो जो है वो आप स्टार्ट नहीं कर सकेंगे इस मीटिंग में, और इस तरह म्यूट के भी ऑप्शन डाल सकता हूँ। तो ये सारी सिक्योरिटी में आती है। ये जो अपडेट्स हैं ये मेंटेनेंस में ही आती हैं कि मेंटेनेंस के अंदर आपको कोई नई अपडेट डालनी पड़ी तो वो आप नई अपडेट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस सर्वर के अंदर ये सारे फीचर्स इस पूरे चैप्टर में इसकी जो ये बेसिक्स लिखी हैं इसके बारे में डिटेल में लिखा होगा। ठीक होगी बात? तो सर्वर इस साइड सर रिमोट एक्सेस क्या होता है? क्या चीज? रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस, रिमोट एक्सेस ये होती है कि जिस तरह आपका पीसी आपके घर पे है, ठीक है, तो मैं उसको आपको समझ नहीं आ रही कुछ अपने पीसी में, तो मैं अब आपको कहूंगा कि आप अपने सिस्टम में रिमोट एक्सेस को इनेबल करें और अपना आईपी एड्रेस मुझे बताएं, तो मैं यहाँ बैठा आपका सिस्टम एक्सेस कर सकता हूँ। इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशन है। उन एप्लीकेशन को देखने के लिए या समझने के लिए देखें, सबसे अच्छी जो आपकी आवाज आ रही है मेरी आप तक? नहीं सर अब आई है थोड़ी सी। अब आ रही है? जी। अच्छा अब ये देखें कि मैं यहाँ लिखता हूँ रिमोट
एक्सेस एप्लीकेशंस। रिमोट एक्सेस की एप्लीकेशन जो है वो आपको भी गूगल जो है वो थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करके बता देगा। क्यों नहीं कह रहा? ये देखिए सबसे पहले आया टीम व्यूअर रिमोट एक्सेस। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो टीम व्यूअर ही है। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें तो वो आपको एक आईडी जनरेट करके दे देगा। वो आपका एक आईडी बना देगा। वो आईडी सिर्फ आपने मुझे सेंड करना है। तो मेरे पास भी टीम व्यूअर इंस्टॉल होगा, मैं उसमें वो आईडी डालूंगा तो आपका कंप्यूटर जो है जो इंटरनेट से कनेक्ट होगा और टीम व्यूअर उसके अंदर इंस्टॉल होगा, वो मेरे पास यहाँ स्क्रीन पर पूरे का पूरा डेस्कटॉप नजर आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस जो है वो हम कर सकते हैं कि अगर आप नेक्स्ट टाइम अपने लैपटॉप में टीम वीवर को इंस्टॉल कर लें तो मैं आपका सिस्टम यहाँ आपको चला के दिखा सकता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि आपका सिस्टम मेरे पास रन होगा और आपको भी नजर आ रहा होगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ आपके सिस्टम के अंदर। तो ये रिमोट एक्सेस होती है। और विंडोज के अंदर भी रिमोट एक्सेस की ऑप्शन होती है। आप स्टार्ट पे जाके रन पे जाके यहाँ रिमोट, ये देखिए रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। अब रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे मैं जब क्लिक करूंगा तो वो कह रहा है कि मुझे आईपी बताएं, किस आईपी से आपने कनेक्ट होना है। तो ये लोकल नेटवर्क अगर लैन बना हो ना तो उसके अंदर ये शो हो सकता है। तो अगर आपने वर्क ग्रुप बनाना हो, यूजर नेम और ये डिस्प्ले लोकल रिसोर्स की सेटिंग करनी हो, अगर आपने कोई प्रिंटर ऐड करना है, कोई स्कैनर ऐड करना है, कोई कैमरा आपने यूज करना है जो नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। प्रोग्राम्स क्या हैं, एक्सपीरियंसेस, ये सारी के सारी जो है ये हमारी सर्विसेज हैं रिमोट की। ठीक होगी बात, समझ आ गई? जी सर, इसका मतलब कि आपको अगर मेरे लैपटॉप पे कनेक्ट करना है तो आपको मेरे आईपी एड्रेस का पता होगा, यही हाँ है? जी, आईपी एड्रेस का पता होगा, यहाँ आपको जो क्रेडेंशियल्स मिले हुए हैं उसका हमें पता होगा। ओके सर। सर आईपी एड्रेस का जो है वो ये टीम व्यूअर से पता चलेगा कि टीम ये टीम इससे टीम हम वीवर लोग आप किसी के इंस्टॉल करेंगे ना? लैपटॉप। नहीं नहीं, टीम वीवर आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको आईपी नहीं, वो आपका यूजर नेम दे देगा आपको। जिस तरह ये जूम के ऊपर अगर मैं जाऊं, ये देखें जूम के ऊपर यहाँ जब मीटिंग पे जाता है तो मीटिंग में वो आपको एक आईपी दे रहा होता है। अभी अभी क्योंकि मैं कनेक्ट हुआ हूँ इस वजह से वो मुझे नहीं शो कर रहा, वरना यहाँ जब हम ज्वाइन या होम पे आते हैं ना जूम के, तो वो आपको आपकी पर्सनल आईडी भी बता रहा होता है कि आपकी पर्सनल आईडी क्या है। जब हम जूम की करते हैं तो इस पे भी पर्सनल आईडी से ही आप मेरे कनेक्ट हुए हैं ना। आपको मैंने एक लिंक सेंड किया है ना, ओके सर। तो उस लिंक में क्या है कि पर्सनल आईडी यस है, सर। यूजर नेम है और पासवर्ड है। वो यूजर नेम, पासवर्ड और पर्सनल आईडी आपने उस पर क्लिक किया लिंक के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली आप मेरे साथ कनेक्ट हो गए। इसी तरह टीम व्यूअर में भी ये कनेक्ट हो सकते हैं। टीम व्यूअर में पूरी की पूरी स्क्रीन आपकी जो है वो शो हो सकती है मेरे पास। ठीक है। ओके। तो जूम से पहले टीम व्यूअर ही यूज होता था रिमोट एक्सेस के लिए। अब तो जूम आ गया, तो जूम में देखें कि आप ये जो मेरे सिस्टम क्या आपको डिस्प्ले नजर आ रहा है ना, तो ये भी रिमोट एक्सेस की ही एग्जांपल है कि आप रिमोटली मेरी स्क्रीन को देख सक रहे हैं। देख रहे हैं ना मेरी स्क्रीन को? ओके हाँ जी, तो यस सर, हाँ, ठीक है, तो ये समझ जो आ गई। आप जूम एप्लीकेशन है ना, ये भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी एग्जांपल खुद से भी है। ये खुद भी एक सिस्टम नेटवर्क की एग्जांपल है आपके सामने। ठीक है जी। लो 40 मिनट्स तो फटाफट यस गुजर सर। जाते हैं। चलें बहरहाल, यस सर। the typically have maintenance connection tracks disk backup system के मैं अपने सिस्टम का बैकअप लेना चाहूँ और बैकअप रख के रखना चाहूँ, ताकि वो बैकअप फाइल बड़ी छोटी सी होती है साइज में, लेकिन जब उसको रिस्टोर करते हैं वो सारे का सारा डाटा जो आपका दिन का होता है, जो आपकी अपडेट हुई होती है, वो सारी वो हो सकती है, रिट्रीव हो सकती है। सर्वर रिसाइड्स इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑफ डाटा सेंटर। तो डेटाबेस आपने पढ़ा होगा, तो डेटाबेस के भी सर्वर के ऊपर ही रन होती है। और डाटा सेंटर्स के एनवायरनमेंट में सर्वर की जो एप्लीकेशन है या सर्वर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर की टाइप के, वो डाटा को हैंडल करने के लिए बहुत सारे कंट्रोल्स रखते हैं। तो सर्वर के ऊपर जो विंडोज इंस्टॉल होती है या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है या लिनक्स यूनिक्स इंस्टॉल होता है, वो सर्वर वर्जन होता है, वो वर्कस्टेशन वर्जन नहीं होता। ठीक है। वे एक्सेस टू सर्वर हार्डवेयर कैन बी लिमिटेड। सर्वर के हार्डवेयर की एक्सेस जो है वर्कस्टेशन के लिए लिमिटेड होती है। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस विल हेल्प यू मेक बेटर परचेजिंग
डिसीजन। तो अगर आपने एक सर्वर एनवायरनमेंट क्रिएट करना हो तो उसको खरीदने के लिए कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, वो ये नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास शो हुए हैं। तो बाय सर्वर हार्डवेयर फॉर सर्वर्स system sold as a server are different from system sold to the client or desktop workstations। ये वही बात पुरानी है इसमें दोबारा कि it is often tempting to save money by purchasing desktop hardware and loading it with server software। ये अक्सर देखा गया है, इट इज ऑफन का मतलब ये है कि अक्सर देखा गया है कि लोग क्या करते हैं कि सस्ता हार्डवेयर लेने के लिए डेस्कटॉप हार्डवेयर लेते हैं, वर्क स्टेशन वाला हार्डवेयर जो सिस्टम का हार्डवेयर होता है सिंपल सा वो लेते हैं और उसके अंदर सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। ये भी एक तरीका है। अगर आपने छोटा सा नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा हार्डवेयर लें, तो एक अच्छा पीसी जो है, अच्छी प्रोसेसिंग वाला, अच्छी मेमोरी को होल्ड करने वाला पीसी लें और उसके अंदर सर्वर वाली एप्लीकेशन या विंडोज इंस्टॉल कर लें। तो वो क्या होगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर ले, तो वो क्या होगा, वो आपका सर्वर बन सकता है। डूइंग सो मे वर्क इन दिस शॉर्ट, वो बहुत से काम कर सकता है और इन शॉर्ट के वो टर्म्स, बट इट इज नॉट द बेस्ट चॉइस फॉर द लॉन्ग टर्म और इन अ लार्ज इंस्टॉलेशन यू वुड टू बिल्ड। हाँ, तो ये वाली जो अप्रोच है कि आप छोटा सा एक कंप्यूटर लें और उसको सर्वर बना लें, ये अप्रोच जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। मतलब कि ये फ्यूचर के लिए नहीं है। अगर आपके पास 100-200 क्लाइंट हैं तो आप एक सिस्टम से हैंडल कर सकते हैं। एक अच्छा पीसी लें, एक अच्छा पर्सनल कंप्यूटर या वर्क स्टेशन कंप्यूटर लें और उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दें। लेकिन जब वो आपके यूजर नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज होंगे, तो नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज होने से क्या होगा कि आपके प्रोसेसिंग जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। जब प्रोसेसिंग लिमिटेड हो जाएगी तो फिर आपको सर्वर की प्रोसेसेस बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके क्लाइंट बढ़ रहे होंगे, आपके नेटवर्क के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो फिर आपको हार्डवेयर की मेमोरी इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको उसके साथ एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगाना पड़ेगा। जब एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगाना पड़ेगा तो वो जो आपने लोकल या पर्सनल वर्क स्टेशन सिस्टम लिया हुआ है वो उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया हार्डवेयर दोबारा से खरीदना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग जो बिजनेस के स्टार्टअप पे एक नेटवर्क जब बना रहे होते हैं तो स्टार्टअप बिजनेस में छोटा सिस्टम लगा लेते हैं, उसके बाद जब उनका बिजनेस चल जाता है तो उसको फिर वो एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी, सर्वर्स एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब यही है कि आप सर्वर को एक्सटेंड कर सकते हैं। सर्वर्स को, सर्वर मशीन को आप उसके अंदर मेमोरी भी एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके अंदर सीपीयूज भी एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके अंदर जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे आप अपना हार्डवेयर बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली रैक्स होते हैं, एक रैक वाली पीसी होता है, अगर आई डोंट नो कि आपने देखा हुआ है या नहीं देखा हुआ, ये कैबिनेट की तरह की एक सर्वर एनवायरनमेंट होता है, एक कैबिनेट होती है और उसके अंदर पीसीस स्लॉट्स जिस तरह लगती हैं, जिस तरह दराज होते हैं, उस तरह दराज वाले कंप्यूटर सिस्टम दराज की तरह वो जो है ना रैक इन होते हैं आपकी कैबिनेट में, और कैबिनेट में डिफरेंट सर्वर मशीन्स एक ही उसको उसका जो पढ़ने उसको जो खरीदने का तरीका ये है कि 4U कैबिनेट कहते हैं उसको, 16U कैबिनेट, 12U कैबिनेट, 36U कैबिनेट। यू का मतलब यूनिट्स, कि एक अगर 4 यू कैबिनेट है तो उसके अंदर 4 यूनिट्स या 4 प्रोसेसर्स या 4 सर्वर मशीन्स आ सकती हैं। 32 यू का मतलब है कि 32 यूनिट्स उसके अंदर रैक इन हो सकते हैं, तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये स्लॉट्स फॉर कार्ड्स, ये वही लिखा हुआ है, सीपीयूज आर इंजीनियरिंग विद द हाई थ्रूपुट कनेक्टर्स दैट इनेबल अस स्पेशलाइज्ड पैराफ्रेल्स। ठीक है, ये वो सारी वही बातें लिखी हैं। तो इसको हम इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से, वेंडर्स यूजली प्रोवाइड एडवांस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। जो वेंडर्स हैं, जो वेंडर से मुराद कंपनियां जो आपका हार्डवेयर बनाती हैं, जैसा इंटेल है, आईबीएम है, एचपी है, तो जो वेंडर्स हैं वो एडवांस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। इनेबलिंग क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग क्या होती है कि हाँ, बहुत सारा हार्ड डिस्क को जोड़ के एक ही बड़ी सारी हार्ड डिस्क बना देना। मतलब मेरे पास अगर 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, तो उसको अंदर सर्वर के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं सारों को इकट्ठे एक स्पेशल किस्म का हार्डवेयर होता है जिसको हम नैस बोलते हैं, नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस, उसके जरिए हम क्या करें, उसको सारे को जोड़ लें, तमाम हार्ड ड्राइव को, और उसको सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दें एज ए सिंगल हार्ड ड्राइव। 10 हार्ड ड्राइव मिलकर आपके सिस्टम के सर्वर के साथ वो एक ही हार्ड ड्राइव होगी। तो इस अमल को हम कहते हैं क्लस्टरिंग करना। लोडिंग बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग मतलब कि आपने जो यूजर्स आ रहे हैं तमाम यूजर्स को सेम लोड देना है, सेम स्पेस प्रोवाइड करनी है। ये नहीं है कि एक यूजर जो है एक वक्त में एट अ टाइम जो है वो 10 GB डाटा स्टोर कर रहा है, दूसरा यूजर जो है वो सिर्फ 2 GB डाटा स्टोर कर सकता है। तो ये लोड बैलेंस होना चाहिए। ऑटोमेटेड फेल ओवर,
अगर हाँ, ऑटोमेटेड फेल ओवर का मतलब ये बहुत बड़ी साइंस है कि अगर हमारे पास, इसको हम कहते हैं रिटेंडेंसी। रिटेंडेंसी क्या है कि अगर हमने सर्वर के ऊपर 2 मशीन इंस्टॉल की हुई हैं और हमारा डाटा जो है वो सर्वर जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर एक सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है फेल हो गया, खराब हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वर जो है डाउन हो जाएगा। सर्वर डाउन नहीं होगा, सर्वर ऑटोमेटिकली जो लोड है वो शिफ्ट कर दे दूसरे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे। मैंने आपको बताया कि कैबिनेट के अंदर 4 यूनिट लगे होते हैं, 32 यूनिट लगे होते हैं, वो इसलिए लगे होते हैं, रिटेंडेंसी के लिए लगे होते हैं कि 2 सर्वर्स एट अ टाइम चल रहे हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो तीसरा सर्वर ऑन हो जाए, और अगर जरूरत पड़े तो चौथा सर्वर भी ऑन हो जाए प्रोसेसिंग के लिए। और अगर 2 सर्वर्स बंद हो गए हैं, क्योंकि तमाम सीपीयूज, अगर एक सर्वर के अंदर 4 सीपीयू लगे हुए हैं, तो 4 सीपीयू जो मेमोरी यूटिलाइज कर रहे हैं, वो मेमोरी कॉमन होगी, जिसको हम क्लस्टर कह रहे हैं। ठीक है, मेमोरी कॉमन होती है, जो मैंने आपको बताया कि हार्ड ड्राइव्स को जोड़ के हम कॉमन एक मेमोरी बना लेते हैं, और वो उस तमाम सीपीयूज मिलके एक क्लस्टर को एक्सेस कर रहे होते हैं। लोड बैलेंसिंग, ऑटोमेटेड फेल ओवर एंड सिमिलर कैपेबिलिटीज, तो तमाम सीपीयू की सिमिलर कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। ये नहीं कि एक सर्वर की मशीन जो है वो बहुत अच्छी लगी हुई है, दूसरी जो आपने सस्ती सी बीच में ठोकी हुई है वो खराब होगी। वो जब सस्ती वाली पे या कम प्रोसेसिंग वाली पे अगर बारी आती है, तो वो कमोडेट ही ना करे यूजर्स को। तो मोर सीपीयू परफॉर्मेंस, एक तो एक्सटेंसिबिलिटी हो गई, ठीक है। दूसरा फीचर क्या हो गया, मोर सीपीयू परफॉर्मेंस। सीपीयू की परफॉर्मेंस जो है आर्म वर्क स्टेशन सिस्टम से बहुत अच्छी होती है। मल्टी स्टेज प्रोसेसिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। मल्टी स्टेज प्रोसेसिंग, चेकिंग एंड द एबिलिटी टू डायनामिकली एलोकेट रिसोर्स अमंग सीपीयूज, मतलब कि हमारे पास सीपीयूज जो है मल्टीपल सीपीयूज होते हैं। ये बात हमने कर ली एक्सटेंसिबिलिटी में कि सर्वर मशीन्स के पास, हमारे पास जो प्रोसेसिंग है वो मल्टीपल होती है, तो मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो मल्टीपल रिसोर्स को एलोकेशन जो है वो डायनेमिकली करता है, क्योंकि इसके अंदर लोड बैलेंसिंग का फीचर है और ऑटोमेटेड फेल ओवर का फीचर इन्वॉल्व है। सीपीयूज में बी अवेलेबल इन वेरियस स्पीड्स, सीपीयू जो है वो डिफरेंट स्पीड के आप लगा सकते हैं, ठीक है। ईच लिनियरली प्राइस्ड विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी ही आपकी प्राइस भी ज्यादा होगी। द फास्टर रिवीजन ऑफ सीपीयू टेंड्स टू बी डिसप्रोपोर्शनलिटी एक्सपेंसिव, मतलब कि जितना फास्ट होगा उतना ही ज्यादा आपका, ये वही बात के जितना प्रोसेसर फास्ट होगा उतना ही महंगा होगा। तो बिकॉज अ सर्वर, यहाँ से मैं देख, ये एक इम्पोर्टेंट बात लिखी थी कि बिकॉज अ सर्वर इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट लॉन्गर, क्योंकि हम सर्वर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारा काफी अरसे के लिए चले, हमें हार्डवेयर चेंज ना करना पड़े। इट इज ऑफन रीजनेबल टू गेट द फास्टर सीपीयू दैट विल नॉट बिकम ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का मतलब था पुराना होना, एज क्विकली। तो हमने ऐसा हार्डवेयर लगाना है जो वक्त गुजरने के साथ साथ जल्दी पुराना ना हो, वो मतलब साल 2 साल 3 साल जो है हमारे सिस्टम को सपोर्ट करे। नो दैट सीपीयू स्पीड ऑन अ सर्वर डज नॉट ऑलवेज डिटरमिन परफॉर्मेंस बिकॉज मैनी एप्लीकेशंस आर इनपुट आउटपुट बाउंड, नॉट सीपीयू बाउंड। तो जो प्रोसेसिंग है वो सीपीयू की स्पीड पे डिपेंडिंग नहीं होती, वो आपकी इनपुट आउटपुट बाउंड है। इनपुट आउटपुट बाउंड के मतलब आपकी इनपुट आउटपुट अगर इंक्रीज करें, इनपुट आउटपुट कब इंक्रीज करेगी, जब आपके यूजर्स नेटवर्क पर इंक्रीज करेंगे, तो आपकी जो है वो ये भी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी प्रोसेसिंग भी। तो हाई परफॉर्मेंस जो है वो आपकी किस पे है, इनपुट आउटपुट पे डिपेंडेंट है। ये बात हमने कर ली है, ये बात वही लिखी होगी इनपुट आउटपुट वाली। और आईडी क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हो। जिस तरह जूम है, तो जूम